हेलो गाइस। नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। फाइनेंस बीस्ट में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने हमारी पिछली वीडियोस में हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट्स आते रहें। तो आज हम बात करने हैं कैम्स के आईपीओ के बारे में। कंपनी जो आईपीओ लेकर आ रही है, क्यों लेकर आ रही है, कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या कंपनी के बारे में उसकी सर्विसेज क्या है, उसका रेवेन्यू क्या है, उसके फाइनेंशियल्स, हर एक चीज़ को हम जानेंगे। उसके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, ये सब जानने के लिए आपको ये पूरी वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरी वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि मेरी एंड के पार्ट में ही सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल कंटेंट होता है। इसीलिए मैं ये थोड़ी डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूँ जो थोड़ी लंबी जा सकती है। तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रख के पूरा वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको कंपनी के बारे में पूरा 100% पता चल जाए। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, ये कैम्प का फुल फॉर्म है। कैम्प्स का फुल फॉर्म है। ये कंपनी मेन 1988 में बॉर्न हुई थी। हम जब तक पैदा भी नहीं हुए थे तब से ये कंपनी काम कर रही है। ये काफी ट्रेडिशनल बिजनेस है, बहुत ही पुराने तरीकों से काम करती थी, लेकिन अब इसने भी डिजिटलाइजेशन से काम करना शुरू कर दिया है। ये कंपनी क्या काम करती है, ये एक तरीके से रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी का काम करती है। रजिस्ट्रार मतलब क्या होता है, आपको कोई भी डेटा अगर रिकॉर्ड करना होता तो पहले आप ट्रेडिशनल वे में क्या करते थे, रजिस्टर में लिखते थे। अब तो पीसी आ गया है, मोबाइल आ गया है, इसीलिए आप गूगल क्लाउड पे जाके स्टोर कर लेते हैं, बट पहले आप रजिस्टर में काम करते थे, रजिस्टर में रिकॉर्ड करते थे। सेम तो ये कंपनी बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनीज, एनबीएफसीज, बैंक्स, ये सब के लिए रजिस्ट्रार का काम करती है एंड ट्रांसफर एजेंसी का भी काम करती है। यहां से वहां चीजें ट्रांसफर करती है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एवरीथिंग में ये काम करती है। बहुत ही बड़ा मार्केट शेयर इन्होंने अक्वायर करके रखा हुआ है। एक तरीके से ये बैक ऑफिस संभालती है बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनीज एंड ऑल का। सबसे ज्यादा इनको रेवेन्यू भी म्यूचुअल फंड से ही आता है। देखिए, चारों जो बड़ी बड़ी चीजों में ये कंपनीज के लिए काम करती है, वो म्यूचुअल फंड्स है, बैंक्स है, इंश्योरेंस है एंड एनबीएफसीज है। आप जो म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं उसमें जो एनएवी एलोकेशन होता है या जो लेटर्स आता है, ये जो आप अकाउंट ओपनिंग करते हैं, उसके हर एक डिटेल्स कैम्स के पास ही जाते हैं, वही सब प्रोसेसिंग करती है। सेम बैंक के साथ भी ऐसा ही है। अकाउंट ओपनिंग से लेकर हर एक चीज डॉक्यूमेंटेशन वही करते हैं, हर एक पेपर वर्क यही कंपनी करती है मोस्टली हर एक बड़े बड़े क्लाइंट्स का जो भी ट्रेडिशनल बिजनेस रन कर रहे हैं। इंश्योरेंस में भी सेम है, ये तो इंश्योरेंस पॉलिसीज भी देती है अपनी। और एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो बैंक नहीं होता है फिर भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको बोलते हैं एनबीएफसी, लाइक बजाज फाइनेंस। कैम्स ने तो 70%, लगभग 70% म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री को अक्वायर करके रखा हुआ है। उसके सारे कस्टमर्स, क्लाइंट्स कैम्स के पास ही है मोस्टली। आगे बढ़ते हैं, इसकी सर्विसेज के बारे में जानते हैं कि ये सर्विसेज कैसे देती है, कौन से टाइप के सर्विसेज देती है। कंपनीज के बारे में तो मुझे पता चल गया। सर्विसेज के लिए देखिए, कैम्स बहुत सारी सर्विसेज देती है और अलग अलग सब्सिडरीज के थ्रू देती है। अकाउंट क्रिएशन, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, कस्टमर सर्विस, रेगुलेटरी। देखिए ये कितने चीजों में काम कर रही है, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अकाउंट क्रिएशन, पहले हम जान लेते हैं अकाउंट क्रिएशन क्या होता है। अकाउंट क्रिएशन में क्या होता है, फॉर्म चेकिंग, बिजनेस के रूल्स जो होते हैं उसको एडहेरेंस करना, केवाईसी वेरिफिकेशन। आप बैंक में भी अकाउंट खोलते हैं या पेटीएम पे या कहीं भी आप अकाउंट खोलते हैं तो आजकल केवाईसी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आपका कुछ ओपन नहीं होता। तो केवाईसी, नो योर कस्टमर वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। आधार, पैन कार्ड, ये सब वेरिफिकेशन वही करती है। स्कैनिंग, कवर टू ई डेटा, ई डेटा भी ये कवर करती है। अकाउंट को कैसे सेटअप करते हैं, इमेज आर्चिवल, इमेज को भी आर्चिव करके रखती है। हर एक चीज का ये क्रिएशन करती है अकाउंट का। सेकंड बढ़ते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग की तरफ। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में क्या आता है, ऑर्डर एक्सेप्टेंस। आप कोई भी जब मोबाइल से ट्रांजैक्शन करते हैं, पेपर ट्रांजैक्शन करते हैं, एटीएम से करते हैं, एसएमएस करते हैं, हर एक चीज में कैम्स ही प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। वो चाहे आप इलेक्ट्रॉनिकली करें, कॉल पे करें, पेपर के मोड से करें, मोबाइल के मोड से करें, एटीएम से करें या एसएमएस के थ्रू करें, हर एक प्रोसेसिंग का मैसेजेस वगैरह आपको वहां से ही मिलता है मोस्टली। प्रोसेस ऑर्डर, सेटल मनी असाइड्स, चाहे आप पेइंग, पे आउट, इलेक्ट्रॉनिक्स,
चेक्स, मैंडेट्स आपने तो जान ही लिया होगा। आप अप्लाई करते हैं तो आपको मैंडेट आता है। अगर आप बैंकिंग के ऐप के थ्रू, एसबा के थ्रू अप्लाई करते हैं तो मैंडेट आपको वहीं से अप्रूवल होता है। लेकिन अगर आप यूपीआई के थ्रू अप्लाई करते हैं तो वो आपको एनपीसीआई, जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से आपको मैंडेट मिलता है। लास्ट है ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन टू ईमेल। मैंने आपको कहा ही है कि आप जो भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह या कोई भी चीज लेते हैं उसके जो आपको ईमेल्स आते हैं, लेटर्स आते हैं, टेक्स्ट आते हैं, मैसेजेस, वो सब आपको कैम्स ही प्रोवाइड करती हैं। ऐसा नहीं है हर एक कंपनी के लिए करती है, बट जो जितने भी इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं उनके लिए करती है। आगे मैं बताऊंगा कि इनके कौन से क्लाइंट्स हैं, आप शॉक्ड हो जाएंगे। कस्टमर सर्विस भी ये प्रोवाइड करती है। कस्टमर अकाउंट मेंटेनेंस सर्विसेज, मेंटेन करती है कस्टमर के अकाउंट्स को। आगे स्टेटमेंट्स, रिपोर्ट्स, सर्विस रिक्वेस्ट, कंप्लेंट रेजोल्यूशंस, हर एक चीज में कैम्स हेल्प करती है बड़ी बड़ी कंपनीज को। ये तो वेबसाइट, एप्स, कॉल सेंटर, हर एक चीज की फैसिलिटी दे रही है आजकल बड़े बड़े कंपनीज को, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज अपने सेल्स पे, अपने ये सब चीजों पे फोकस करते हैं। उनको ये सब काम नहीं करना है, वो इसके लिए कैम्स के पास जाते हैं, क्योंकि कैम सबसे बड़ा रजिस्ट्रार है, सबसे बड़ा अच्छे से काम संभालता है। लास्ट आगे जाते हैं रेगुलेटरी की तरफ और रिकॉर्ड कीपिंग की तरफ। तो रिकॉर्ड कीपिंग के बाद में बात करेंगे तो मेंटेन कस्टमर डेटा। कस्टमर का जो भी डेटा है वो यहां पर कैम्स ही रिकॉर्ड करती है और उसके पास ही रखती है, बहुत सेफ रहता है। इंडिया की सबसे पुरानी कंपनी है कैम्स। और मेंटेन ट्रांजेक्शन, जितना भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं उसका भी डेटा यही रखती है अपने पास, ये कोई डेटा लीक होने नहीं देती। रेगुलेटरी, पीएमएलए एडमिनिस्ट्रेशन और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग, जो भी कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन इनको लगती है ये रिपोर्ट कर देते हैं आगे। इसके लिए इनके पास बहुत ही अच्छा है अकाउंट खुलवाना, या अपने पास बड़ी बड़ी कंपनीज इसके लिए इसके पास कैम्स के पास ही जाती है मोस्टली। और भी कॉम्पिटिटर्स है बट ये सबसे ट्रस्टफुल कंपनी और बहुत पुरानी कंपनी है, तो ये कंपनी अच्छे से जानती है कि कैसे मैनेज करना है। आगे बढ़ते हैं, इसकी सब्सिडरीज के बारे में जानते हैं। कैम्स म्यूचुअल फंड्स को सर्विसेज देती है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड सर्विसेज देती है, पेमेंट सर्विसेज देती है, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग सर्विसेज देती है। तो आपको क्या लगता है कैम्स सिर्फ अकेले संभाल लेती है? ये नहीं, कैम्स ने अपना 4 या 5 सब्सिडरीज बना के रखा हुआ है जिसके थ्रू वो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे कि पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि कंपनी कैम्स जो कंपनी है वो डेट फ्री है, सबसे अच्छी बात। और हर साल ये डिविडेंड 65% यील्ड, डिविडेंड यील्ड देती है ये। और इसके बड़े बड़े 16 क्लाइंट्स है, एंड वो 16 क्लाइंट्स म्यूचुअल फंड्स के जो 16 क्लाइंट्स है उनका जो असेट अंडर मैनेजमेंट है, आपने अगर असेट अंडर मैनेजमेंट के बारे में नहीं जानते हो तो मेरी पुरानी वीडियोस देखिए, आपको पता चल जाएगा क्या होता है वो 19.2 लाख करोड़ का असेट मैनेजमेंट, ये असेट अंडर मैनेजमेंट का ये होल्ड करती है। अब मैं बताता हूं आपको उसकी सब्सिडरीज कौन सी है। पहली है कैम्स इंश्योरेंस रेपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। जितने भी इंश्योरेंस के रिलेटेड हर एक चीज होती है वो कैम्स इंश्योरेंस रेपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड हैंडल करती है। इसका एक ऐप भी है कैम्स रेपो करके। दूसरी है कैम्स इन्वेस्टर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। केवाईसी रजिस्ट्रेशन हो या एजेंसी बिजनेस हो उसके लिए कैम्स का केवाईसी करके एक ऐप है, आपको सारे प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे, ये मैनेज करती है और ये सब्सिडरी है। अकाउंट एग्रीगेटर बिजनेस, अकाउंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो भी फाइनेंशियल डेटा होता है वो कैम्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड हैंडल करती है। इसका भी एक ऐप है कैम्स फाइनेंस, ऐसा ही करके कुछ ऐप है, मुझे क्लियरली याद नहीं है बट कैम्स फाइनेंस करके ही कुछ ऐप है, कैम्स फिन्स। लास्ट है स्टर्लिंग सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, इनकी एक और सब्सिडरी है स्टर्लिंग सॉफ्टवेयर। अब मैंने आपको बताया है कि ये कंपनी भले ही पुरानी है बट ये भी डिजिटलाइजेशन शुरू कर रही है। अब आपने सोचा होगा ये वेबसाइट सर्विसेज देती है, एप्स की सर्विसेज देती है, तो बनाता कौन है? इन्होंने एक स्टर्लिंग सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड करके इनके पास एक सब्सिडरी है जो इनके लिए एप्स डेवलप करती है। मैं आपको एक कंपनी के एक ऐप के बारे में बताता हूं, जाके आप जरूर देखिएगा, माई कैम्स एक इनकी बहुत ही सक्सेसफुल ऐप है, 30 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड हो चुका है एंड बहुत लवली ऐप है। उस पे ये सारे म्यूचुअल फंड्स जो इनके पास है, इनके जो क्लाइंट्स है उसके सारे म्यूचुअल वहां पर अवेलेबल है। काफी लोग रिस्क के चलते वहीं पर जाते हैं, कैम्स के पास ही खुलवाते हैं, क्योंकि उनको नए प्लेयर्स जैसे पेटीएम मनी ये सब पे भरोसा नहीं होता, वो कैम्स के पास ही जाना चाहते हैं। और जो एप्स प्रोवाइड करती है, बनाती है, उसका नाम है स्टर्लिंग सॉफ्टवेयर डिजिटलैंड GmbH। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे फाइनेंशियल्स की तरफ। कंपनी की जो फाइनेंशियल्स है काफी स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि रेवेन्यू जो है वो हर साल इंक्रीज होता जा रहा है। और एबिटा मार्जिन, एबिटा मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी,
अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अर्निंग्स जो होती है, जो भी रेवेन्यू आती है, प्रॉफिट कमाती है कंपनी, इंटरेस्ट भरने से पहले या टैक्स भरने से पहले, या जो कोई भी उसके पास एसेट है उसकी डेप्रिसिएशन या उसके अमोर्टाइजेशन को निकाल के जो अर्निंग्स जो पहले आती है वो भी इंक्रीज हुई है। 44.9% 2017 में थी, फिर नीचे गिरने लगी और फिर वापस से 2020 में थोड़ा टेक ऑफ कर गई, तो ये वापस से ट्रैक पे आ चुकी है, तो कोई डरने की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं कंपनीज के रेवेन्यू केगर के बारे में। केगर क्या होता है? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ये परसेंटेज में हम वो करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। तो अगर एनुअल ग्रोथ रेट देखें कंपाउंडेड रेवेन्यू में, तो 12.8% फाइनेंशियल ईयर 15 से लेकर 2020 तक 12.8% था, और जबकि कार्वी का केगर है 9.1%। देखिए कितना बड़ा फर्क है। कार्वी इसके कॉम्पिटिटर है, 9.1% केगर है इसका, लेकिन कैम्स पुरानी बिजनेस होने के बावजूद सीएजीआर उसका 12.8% है। आगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जो इसमें भी कार्वी को पछाड़ते हुए कार्वी 36% है और कैम्स 43% का मार्जिन देती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देती है, जो कि बहुत ही फिनोमिनल है। पुरानी कंपनी होने के बावजूद इतना डिजिटलाइजेशन नहीं है, जबकि कार्वी, फ्रैंकलिन, ये सब इनके कॉम्पिटिटर्स होने के बाद भी डिजिटलाइजेशन में ज्यादा ही ऊपर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको चार्ट के जरिए, मैप के जरिए। तो रेवेन्यू इन करोर्स है, जो भी अमाउंट बोलूंगा मैं वो करोर्स में है। देखिए कैम्स के रेवेन्यू 2017 में 502.6 करोड़, 502.6 करोड़ थे, आगे चल के बढ़ गए 657.8 करोड़, 657 करोड़ रुपए से हो गए। उसके बाद 2019 में 711 करोड़ पॉइंट 8 लैक्स हो गए। उसके बाद 2020 में 721 करोड़ तक बढ़ गए हैं। मतलब पिछली साल तक देखिए कंटिन्यूअसली 4 साल से रेवेन्यू बढ़ता ही जा रहा है। एबिटा मार्जिन के लिए भी मैंने आपको बताया था, 2017 में 44.90% था, जो धीरे धीरे गिरने लगा, 41.20% 2018 में हो गया, तो 2019 में 36.80% हो गया, और 2020 में आके वापस से वो ट्रैक पे आ रहा है 42.80%, विच इज अ फेनोमिनल थिंग। बहुत अच्छा होता है, 35 के ऊपर नहीं बहुत बड़ी बात है एबिटा मार्जिन के लिए। फाइनेंशियल्स में आगे भी कुछ देखेंगे। रेवेन्यू शेयर के बारे में बात करते हैं। किसके लिए रेवेन्यू शेयर क्या होता है? हाँ, मैं ना जो रेवेन्यू आपको मैंने पूरा रेवेन्यू बताया एक साथ, लेकिन वो शेयर वाइज कौन सी बिजनेस कितना दे पा रही है, एक्टिविटीज के थ्रू कितना आता है, वो मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कंपनीज को ये सब सर्विसेज देने के लिए काफी अवार्ड्स मिल चुके हैं 2019 में। देखिए बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर का अवार्ड मिला है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से। 20 मोस्ट प्रॉमिसिंग कैपिटल मार्केट सॉल्यूशंस प्रोवाइडर्स 2019 किससे मिला है? सीआईओ रिव्यू इंडिया से। बहुत बड़ी बात है। हार्नेसिंग द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, मैंने आपको बताया है, ये पुरानी कंपनी होने के बावजूद भी जो टेक्नोलॉजी, जो ऐप से बना रहे हैं, वेबसाइट से बना रहे हैं, वो काफी सराहना दिया जा रहा है, उसको बहुत ही अप्रिशिएट किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी में भी ये अपना पावर दिखा रहे हैं, एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी ये दिखाएंगे, ताकि ये बहुत ही बड़ी कंपनी बन सके इंडिया की। और इसको अवार्ड किससे मिला था? एडम स्मिथ अवार्ड्स एशिया 2019। एशिया के जो अवार्ड्स होते हैं एडम स्मिथ, उसमें 2019 में इनको अवार्ड मिला था। पिछले साल की ही बात है। आगे जानते हैं रेवेन्यू शेयर बाय बिजनेस सेगमेंट। मैंने आपको बताया है म्यूचुअल फंड से इनको सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। 87% का म्यूचुअल फंड से इनको रेवेन्यू आता है। क्यों आता है इनको म्यूचुअल फंड से सबसे ज्यादा रेवेन्यू? मैं उसका रीजन बता देता हूं। टॉप 10 कंपनीज जो है ना म्यूचुअल फंड की इंडिया में, उसमें से टॉप 6 कंपनी तो इनके पास है, वो इनके क्लाइंट है, और उनके नाम मैं ऐसे ही बता सकता हूं आपको। और टॉप 5 में से भी 4 क्लाइंट्स इनके पास है, बाकी एक क्लाइंट कार्वी के पास है। तो पहला है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, दूसरा है कोटक का म्यूचुअल फंड, तीसरा है आईसीआईसीआई का म्यूचुअल फंड, चौथा है एसबीआई का म्यूचुअल फंड। ये सारे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड के जो कंपनीज है वो इसके पास है, क्योंकि वो सारी कंपनीज भी फेमिलियर है और काफी पुरानी ट्रेडिशनल कंपनीज है, इसीलिए वो कैम्स के थ्रू 20-20 साल से काम कर रहे हैं। एंड अब वो बहुत मुश्किल है उनका कि ये रजिस्ट्रार से शिफ्ट होकर दूसरे रजिस्ट्रार में जाना, इसीलिए एक एंट्री बैरियर भी है। कोई भी अब इस बिजनेस में घुसना चाहेगा वो उसके लिए आसान नहीं होगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इसके कॉम्पिटिटर्स के पास कुछ नहीं है। कैम्स के कॉम्पिटिटर्स जो है कार्वी और फ्रैंकलिन, कार्वी के पास भी अच्छी खासी कंपनी, जैसे निपॉन, रिलायंस की जो म्यूचुअल फंड कंपनी है निपॉन,
फिर मोतीलाल ओसवाल, ये सब जो है वो कार्वी के पास है। बट देखिए ट्रेडिशनल बिजनेस जो बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनीज है वो इनके पास ही है, इसीलिए इनको 87% रेवेन्यू वहां से आता है। बाकी नॉन म्यूचुअल फंड्स में भी तो बहुत सारी सर्विसेज ये दे रहे हैं, बैंक्स को दे रहे हैं, एनबीएफसी को दे रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज को दे रहे हैं, वहां से इनको 13% का रेवेन्यू आता है। मैं चाहूंगा कि नॉन म्यूचुअल फंड से भी इनका रेवेन्यू बढ़े, क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनीज भले ही आगे जाके बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाली है, क्योंकि बहुत बड़ा स्कोप बाकी है म्यूचुअल फंड कंपनीज में अगले 10 साल में, लेकिन मैं चाहूंगा नॉन म्यूचुअल फंड से भी इनका रेवेन्यू बढ़ता ही जाए साल ब साल। आगे बात करते हैं रेवेन्यू शेयर बाय एक्टिविटीज, जो है ये एक्टिविटीज और अलग अलग सर्विसेज दे रहे हैं उसके थ्रू कितना आ रहा है। डेटा प्रोसेसिंग, जो ये इनके पास डेटा कलेक्ट होता है, ये जो डेटा प्रोसेस करते हैं उसका इनके पास 79% रेवेन्यू आता है, बहुत बड़ी बात है। कस्टमर केयर, जो कस्टमर सर्विसेज जो दे रहे हैं उसमें 9% रेवेन्यू आ रहा है, और जो भी छोटी मोटी सर्विसेज और दे रहे हैं पेपर वर्क वगैरह लेके अदर्स में 12% का रेवेन्यू आ रहा है। देखिए कितना ज्यादा रेवेन्यू आता है इनको ये सब सर्विसेज देके। आगे बढ़ते हैं, आगे और भी चीज जानने मिलेगी आपको। कॉम्पिटिटर्स कौन है इसके, मैंने आपको बताया था हर एक बड़ी कंपनी का कोई ना कोई आगे जाके कॉम्पिटिटर आता है, और इनके भी कॉम्पिटिटर है, बट क्या ये उनको ओवरटेक कर पा रहे हैं उसके बारे में जानते हैं। म्यूचुअल फंड में इनके कौन कॉम्पिटिटर है, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जिसको बोलते हैं कार्वी। आपने कार्वी सुना होगा, कार्वी का जो फ्रॉड हुआ था वो आपको पता है, उसके प्रमोटर और ये कार्वी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर सेम ही हैं, बट वो कार्वी और ये कार्वी में फर्क है, क्योंकि वो कार्वी ब्रोकर था और ये कार्वी टेक्नोलॉजी फाइनेंस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है, तो थोड़ा अलग है। दूसरा फ्रैंकलिन टेम्पलेटन असेट मैनेजमेंट, ये दोनों इसके कॉम्पिटिटर्स है, बट फिर भी कैम्स अभी भी आगे ही चल रहा है, और मुझे लगता है वो आगे ही चलता जाएगा, क्योंकि उसके पास बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। मैं आपको बताऊं, ये ऐसा भी नहीं हो सकता है कि एचडीएफसी फटाक से शिफ्ट होके कार्वी के पास चले जाए, क्योंकि कार्वी के पास डिजिटल सर्विसेज है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कैम्स कभी डिजिटल सर्विसेज नहीं देगी, फिर भी उनके पास रहेंगे। कैम्स भी बहुत कोशिश कर रही है अपने डिजिटल सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड करने का। प्रॉब्लम ये आती है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो 20-20 साल से काम कर रही है ना, उनके सारे कस्टमर्स के डेटा, उनकी कंपनीज के सीक्रेट, उनकी कंपनीज की सारी डेटा इनके पास पड़ी हुई है, कैम्स के पास। अगर ये शिफ्ट होंगे तो हो सकता है इनका डेटा लीक हो जाए, या कोई भी इश्यूज आ जाए, बहुत बड़ी कॉस्ट लग सकती है उनको शिफ्ट होने के लिए। इसीलिए ये एक बहुत बड़ी एंट्री टू बैरियर है, जिसमें बड़ी कोई भी कंपनी है ना दूसरे के क्लाइंट को टेक ओवर करना चाहे भी ना तो वो नहीं कर पाएगी, इसीलिए कैम्स के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा, इंश्योरेंस सेक्टर में कौन है इनका कॉम्पिटिटर, एनएसडीएल। एनएसडीएल इस कंपनी में मैंने खुद काम किया हुआ है, 2017 से 2018 में 1 साल तक मैंने पूरा काम किया हुआ था, और ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। लोअर परेल मुंबई में है ये इसकी हेडक्वार्टर्स। इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती है, एनपीएस, पैन कार्ड, केवाईसी भी यही करती है। आपका जो शेयर्स वगैरह है उसको भी डिपॉजिटरी यही है, यहाँ पर ही जमा होता है, बहुत सारी सर्विसेज देती है। तो इंश्योरेंस सेक्टर में जो ई इंश्योरेंस है वो सबसे ज्यादा एनएसडीएल के पास है, 45%। सेकेंड आता है कैम्स विथ 39%। भले ही सेकंड नंबर पे है कैम्स, बट फिर भी वो ओवरटेक कर सकती है अगर वो उस पर ध्यान दे। कार्वी के पास 11% है, और सीडीएसएल जो सेंट्रल इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड है उसके पास 6% है। चार्ट के जरिए जानते हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज। म्यूचुअल फंड्स में देख लीजिए, कैम्स का 2015 में, मार्च 2015 में 61% था, मार्च 2019 में 68% हो गया, मार्च 2020 69%, और ये जो जुलाई पिछले महीने थे वहां पर 70% हो गया। तो देखिए रेगुलर ग्रोथ हो रहा है म्यूचुअल फंड में इनका। और उसका जो सेकंड कॉम्पिटिटर है सुंदरम, वो तो 2 साल से अभी बंद ही पड़ गया, समझ लो वो वैनिश ही हो गया, क्योंकि जो फ्रॉड हुआ था उसकी वजह से। कार्वी भी इनको कंपटीशन दे रहा है, बट उतना नहीं दे पा रहा है। 2015 के मार्च में 31% था, फिर बाद में मार्च 2019 में 26% हो गया, फिर वापस से ग्रोथ किया उसने मार्च 2020 में 27%, और अभी भी जुलाई 2020 में 27% ही है, जबकि कैम्स बढ़ता ही जा रहा है। फ्रैंकलिन जो इनकी एक कॉम्पिटिटर है वो अभी छोटी कॉम्पिटिटर है, बट वो भी एक आगे जाके बड़ी कंपनी बन सकती है ऐसा मुझे लगता है। वो भी 6543 मार्च 2015, 19, 20 और जुलाई 20 के अकॉर्डिंग देख लीजिए, फिर भी कैम्स ही लीड कर रहा है, और आगे भी वो लीड करेगा ऐसा हमें लगता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का बहुत बड़ा ग्रोथ बाकी है, क्योंकि अभी सारे यूथ बाकी है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं आगे 10 सालों में। इसीलिए ये कंपनी उनका भी हैंडल करेगी ऑब्वियसली, उन कस्टमर्स का भी, तो जिसकी वजह से इनको रेवेन्यू और हर एक चीजें ज्यादा आएंगी। इंश्योरेंस, ई इंश्योरेंस पॉलिसीज, जो आप ऑफलाइन इंश्योरेंस पापा लोग लेते थे, हमारे मॉम लोग लेते थे, लेकिन अब हम न्यू जनरेशन के लोग ऑनलाइन इंश्योरेंस बहुत बाय कर रहे हैं। तो कैम्स के पास 39% मार्केट शेयर है।
ई इंश्योरेंस का। एनएसडीएल के पास 45% है, कार्वी के पास 11% है और सीडीएसएल के पास 6% है। तो देखिए कैम्स और एनएसडीएल में काफी अच्छी टक्कर चल रही है और कैम्स ओवरटेक कर सकता है अगर वो इस चीजों पे ध्यान दे। आईपीओ डिटेल्स की तरफ, आईपीओ के बारे में जान लीजिए। आईपीओ सिर्फ बीएससी पे लिस्ट होने वाला है। आपको मैं इसका रीजन अगले स्लाइड में बताऊंगा कि क्यों ये एनएससी पे लिस्ट नहीं होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे क्यों नहीं लिस्ट होगा, सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे क्यों लिस्ट होगा। तो आईपीओ साइज के बारे में जानते हैं। 2244 करोड़ का आईपीओ ला रहे हैं और ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। इसका क्या मतलब है कि जो इसके एग्जिस्टिंग प्रमोटर होते हैं ना, जो जिसके पास ऑलरेडी शेयर्स पड़ा हुआ है, वो इसको बेच के जा रहा है। 1,82,46,600 इक्विटी शेयर्स वो बेच के जा रहा है। क्यों बेच के जा रहा है उसका रीजन बताऊंगा मैं आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड में। ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या होता है? ऑफर फॉर सेल जब होता है ना, तो उसका 1 रुपए भी है ना कंपनी के कोई भी ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कोई भी डेवलपमेंट में नहीं लगता है, वो सीधा प्रमोटर लेके चला जाता है। अब इसका और एक भी फ्रेश इशू नहीं आ रहा है, एक शेयर का भी फ्रेश इशू नहीं है, सिर्फ ऑफर फॉर सेल है। तो ये क्यों आया, ऐसा क्यों ला रही है कंपनी आईपीओ, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सस्पिशियस लग रहा है ना कि फ्रेश इशू होता है तो मैं समझ गया कि कोई एक्सपांशन के लिए आईपीओ लाया जा रहा है या कोई कैपिटल नीड्स या डेट पे करने के लिए लाया जा रहा है, ये सब अच्छी चीजों के लिए लाया जा रहा है। बट यहां पर तो सिर्फ प्रमोटर अपना पैसा लेके जाना चाहता है, तो इसके पीछे क्या वजह है वो आगे हम जानेंगे। आईपीओ की डेट है आज 20 तारीख है, मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 20 सितंबर। कल 21 सितंबर, 22 सितंबर और 23 सितंबर 3 दिन के लिए आईपीओ खुला रहेगा। आप इन 3 दिनों में आप अप्लाई कर सकते हैं अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू और अपने बैंक्स के एप्स या नेट बैंकिंग के थ्रू, एसबा का एप्लीकेशन होता है उसके थ्रू। प्राइस बैंड क्या है? 1229 रुपीज से 1230 रुपीज, 1229 रुपए से 1230 रुपए का प्राइस बैंड है। 1230 रुपए ही लगाइएगा, ज्यादा चांसेस के ऑप्शंस मिल जाएंगे और ये कैंप्स ओवर सब्सक्राइब होने के बहुत चांसेस है। तो इसीलिए एक एक लॉट ही लगाइएगा डिफरेंट अकाउंट में, ताकि आपको अलॉटमेंट का चांसेस बढ़ जाए। ऐसा ना करिएगा कि 10 लॉट लगा दीजिएगा ताकि आपको एक भी ना मिल पाए। लॉट का जो साइज है वो 12 इक्विटी शेयर्स आएगा एक लॉट के अंदर, और जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है एक लॉट का 12 शेयर्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1230 रुपए से, तो 14,760 रुपीज, 14,760 रुपए आपको उस दिन बैंक अकाउंट में रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो लॉक हो जाएगा जब आप बिड करेंगे, अप्लाई करेंगे। आईपीओ का कोटा के बारे में जान लेते हैं। क्यूआईपी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं इंडिया के, उनके लिए 50% दिया गया है आईपीओ का कोटा। एचएनआई, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को दिया हुआ है 15% और रिटेल को भी बहुत अच्छा अमाउंट दिया हुआ है। कॉमन पब्लिक जो हमारे लिए है 35% शेयर्स हम उसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जबकि हैप्पीएस्ट माइंड्स को अगर हम देखें तो उसमें सिर्फ 10% मिला था, जिसके वजह से बहुत लोगों को अलॉटमेंट नहीं हो पाया। बट इसमें चांसेस है कि अलॉटमेंट हो जाए, फिर भी ट्राई कीजिए क्योंकि इसमें भी ओवर सब्सक्रिप्शन होने के चांसेस बहुत है। फाइनलाइजेशन किस दिन होगा, किस दिन पता चलेगा कि आपको ये मिला कि नहीं अलॉटमेंट, वो है 28 सितंबर 2020, ये डेट है। उस दिन आपको पता चल जाएगा कि आपको मिला है कि नहीं मिला है। अगर आपको नहीं मिला है तो नेक्स्ट डे 29 सितंबर 2020 को अमाउंट आपको रिफंड हो जाएगा या आपके अकाउंट में अनलॉक हो जाएगा, और 30 सितंबर को लिस्ट होने के एक दिन पहले आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे, आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। और लिस्टिंग डेट है 1 अक्टूबर 2020। उस दिन आप शेयर मार्केट के अंदर एनएससी और बीएससी के अंदर आप इसको लिस्ट होते हुए देखेंगे और देखते हैं लिस्टिंग गेन्स कितना देता है ये शेयर। क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम तो इसका चल रहा है 35% का, मतलब 300 साढ़े 300 रुपए से ऊपर ही लिस्ट होगा, मतलब 1600 साढ़े 1600 के करीब ये लिस्ट होने का चांसेस लग रहा है। 1500 से साढ़े 1600 के बीच में मुझे लग रहा है ये लिस्ट जरूर होना चाहिए। अगर मार्केट फॉल नहीं होता है तो ये बहुत बड़ा कंडीशन होता है, मार्केट फॉल नहीं होना चाहिए तभी लिस्ट होता है इतना ऊपर। ये आगे बढ़ते हैं। प्री आईपीओ शेयर होल्डिंग, आईपीओ के पहले, आईपीओ आने के पहले जो शेयर होल्डिंग होती है प्रमोटर्स के पास, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए इनके कितने सारे प्रमोटर्स है, 8 प्रमोटर है। उसमें एक का नाम है ग्रेट टेरेन, उसके पास है, मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स नहीं पढ़ना चाहूंगा तो मैं आपको सिर्फ परसेंटेज बताऊंगा, 43.53%, 43.43% शेयर है ना ग्रेट टेरेन के पास है। एनएससी के पास भी इसके शेयर्स है 37.50%। एनएससी ने अपनी सब्सिडरी एनएसईआईएल इसके थ्रू इन्वेस्ट किया हुआ था इसमें 2014 में, और उन्होंने तो 100 रुपए के नीचे खरीदा हुआ था पर शेयर इनका,
और आज देखिए ये 4 डिजिट्स में आ रहा है, 1230 रुपए के करीब लिस्ट हो रहा है। तो कितना बड़ा प्रॉफिट उनको हो चुका है वो आप ध्यान दीजिए। HDFC फिर 5.99% स्टेक रखा है। HDFC बैंक ने भी 4% रखा है। HDB ट्रस्ट जो HDFC का ही एक पार्ट है, उन्होंने भी 3.19% का स्टेक इनके पास रखा हुआ है। फियरिंग कैपिटल इंडिया फंड 2 उन्होंने भी 2.55% का रखा है। एक्सिस ने रखा हुआ है, एक्सिस बैंक नहीं है, ये कोई और है, 1.94% का। और फियरिंग कैपिटल इंडिया फंड 3 1.45% का। ये आपको दिखाने के पीछे क्या कारण है, क्यों दिखाया मैंने ये, मैं आपको ये बताना चाहता हूं इसके थ्रू कि आपको मैंने पिछली स्लाइड में बोला ये आईपीओ सिर्फ बीएससी पे लिस्ट होगा, और ये क्यों बीएससी पे लिस्ट होगा उसके बारे में आप जान लीजिए। क्योंकि सेबी ने उसको बोला है कि आपको एनएससी को, मतलब आपको आपके सारे शेयर्स बेचने होंगे लिस्ट होने से पहले, क्योंकि उनकी जो रेगुलेटरी नॉर्म्स है उसमें एनएससी ने 2014 में जब ये शेयर्स खरीदा तो सेबी को नहीं बताया था, एंड जिसके वजह से सेबी ने उनको बोला है कि आपको सारे शेयर्स बेचने पड़ेंगे 1 साल के अंदर। जैन 2020 में बोला गया था। ये इंफॉर्मेशन आपको सब नहीं देंगे, ये मैं इंफॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूं कि एनएससी को जैन 2020 यही साल के जैन में बोला गया था सेबी के थ्रू कि 1 साल के अंदर आपको कैसे भी आपके शेयर्स बेचने हैं। तो इसीलिए ये आईपीओ को लाया जा रहा है ऑफर फॉर सेल के थ्रू। अपने सारे 37.50% का सारा शेयर्स वो ऑफर के सेल के थ्रू ये बेचना चाह रहे हैं मार्केट में। और इसके बाद ग्रेट ट्रेन जो पहली नंबर की प्रमोटर है, ये इस कंपनी की ओरिजिनल प्रमोटर बन जाएगी, और ये एक आउटसाइडर कंपनी की प्रमोटर है, सब्सिडरी है, आउटसाइड कंपनी। तो देखा जाए तो कैम्स आईपीओ आने के बाद एक फॉरेन कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि एनएससी भी अपना बहुत बड़ा स्टेक निकालने वाली है, खत्म करने वाली है। कोई इशू नहीं है इसमें, क्योंकि वो बेच रही है, क्योंकि रेगुलेटरी नॉर्म्स ही ऐसे हैं सेबी की बेचना ही पड़ेगा। इसीलिए अब ये एनएससी पे लिस्ट ना होके बीएससी पे लिस्ट होगा। ये सबसे बड़ा रीजन है। आई होप कि आपको ये समझ गया होगा, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे जरूर पूछ सकते हैं कमेंट्स में डाल के। देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है, सेबी डायरेक्ट्स एनएससी टू डाइवेस्ट एंटायर 37% स्टेक इन कैम्स। चैलेंजेस एंड रिस्क, आप बोलेंगे कि सारी तो आपने अच्छी अच्छी चीजें बता दी, कोई भी बुरी चीजें नहीं है क्या कंपनी में? है, जरूर है, बहुत सारी चैलेंजेस है कंपनी के पास, और उसके पास रिस्क भी है। उसके बारे में आपको एक एक जरिए में बताता जाता हूं। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, लेकिन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। मैंने जैसे आपको बताया था पहला, ट्रेडिशनल बिजनेस, ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल बिजनेस है। तो अब आगे ऐसा नहीं है कि पेपर कोई भरेगा और फॉर्म भरेगा और जाके वहां पर सबमिट करेगा। आजकल सब अपने मोबाइल, लैपटॉप या ऐप के थ्रू ही सारा शेयर्स भी खरीदते हैं, या बैंक अकाउंट भी खोलते हैं, या हर एक नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जो भी यूज करते हैं हम उसके थ्रू ही करेंगे। तो हम क्यों जाएंगे कैम्स के ऑफिस में लाइन लगाने, क्योंकि वो लोग सर्विसेज भी बहुत अच्छे से प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो इसीलिए कैम्स को भी ये समझ गया, और वो टेक्नोलॉजी में अपना हाथ डाल चुकी है, और वो काफी अच्छा सर्विसेज प्रोवाइड कर भी रही है। बट उसके लिए अभी भी ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि इसके पास बहुत सारा 40 साल से 38 साल से काम कर रही है कंपनी। तो इसीलिए तो टाइम तो लगेगा ना इसको डिजिटलाइजेशन, पूरा अपने डिजिटलाइजेशन करने में। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है इनके लिए। हाउ दे यूज टेक्नोलॉजी इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर देम। जबकि कार्वी पहले से ही डिजिटलाइजेशन के थ्रू ही उतर रहा है, हाफ ट्रेडिशनल हाफ डिजिटलाइजेशन, जबकि फ्रैंकलिन पूरा डिजिटलाइजेशन के मोड में उतर रहा है, क्योंकि वो नए प्लेयर्स है। दूसरा इनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है, रेवेन्यू आगे इंपैक्ट हो सकता है। मैंने आपको बोला था म्यूचुअल फंड अगर आगे बहुत बड़ा उसका स्कोप है, क्योंकि बहुत सारे यूथ अभी म्यूचुअल फंड्स खोलेंगे आगे 10 साल के अंदर। जैसे अभी आपने देखा होगा 3 महीने जब लॉकडाउन हुआ तो कितने लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, वैसे ही म्यूचुअल फंड में भी काफी लोगों ने इन्वेस्ट किया। तो ये इंपैक्ट कैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ। म्यूचुअल फंड जो है ना, उसमें जब आप अकाउंट खोलते हैं और जब आप जब उसको बुक करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं बेच के, तो आपको है ना एक एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ता है। क्यों पे करना पड़ता है? क्योंकि आपके लिए कोई फ्री में तो काम करेगा नहीं, आपको थोड़ा तो उसको पैसा देना पड़ेगा। तो 2% का एक्सपेंस रेशियो फॉर एग्जांपल है, तो उसमें सबका अलग अलग होता है। तो 2% मैं एज एन एग्जांपल ले रहा हूं। तो अभी अगर 1 लाख करोड़ का एचडीएफसी म्यूचुअल फंड मैनेज करती है, तो उसमें जो 2% होता है एक्सपेंस रेशियो, वो कट हो जाता है आपके प्रॉफिट से। मतलब अगर आपने 100 रुपए कमाए तो उसका 2% ₹2 कट हो जाता है, और 98 रुपीज आपको प्रॉफिट दिया जाता है। तो जो 2 रुपीज है ना, उसमें से ये पे किया जाता है कैम्स को उसकी सर्विसेज देने के लिए। ये जो म्यूचुअल फंड्स वाले हैं ना, वो उस एक्सपेंस रेशियो में से अपने म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को, अपनी कंपनी को, अपने सारे सर्विस प्रोवाइडर्स को, कैम्स को, हर एक चीज को उसी एक्सपेंस रेशियो में से पे करते हैं। तो आगे जाके जब असेट अंडर मैनेजमेंट, जब बहुत सारे क्लाइंट्स बढ़ेंगे म्यूचुअल फंड्स में,
तो असेट अंडर मैनेजमेंट का अमाउंट बढ़ता है, और जब अमाउंट बढ़ता है ना तो एज पर रूल्स उनको एक्सपेंस रेशियो कम करना पड़ता है। तो आगे जाके समझ लीजिए बहुत बढ़ गया क्लाइंट्स, तो म्यूचुअल फंड कंपनीज को अपना एक्सपेंस रेशियो कम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 1% हो गया, तो सोचिए कैम्स को रेवेन्यू भी तो कम जाएगा ना। तो ये हो सकता है कि बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है, बट ये बहुत बड़ा रिस्क नहीं है, बट फिर भी एक रिस्क फैक्टर है। थर्ड हो गया माई कैम्स ऐप। माई कैम्स ऐप को मैंने आपको जरूर देखने बोला है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके देख लीजिएगा, 30 लाख प्लस डाउनलोड है। इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर आपने पेटीएम मनी, आपने ईटी मनी, आपने ग्रो ऐप देखा होगा, तो इसमें हर एक कंपनी, भले वो निपॉन हो, मोतीलाल ओसवाल हो, एचडीएफसी हो, एसबीआई हो, सारे म्यूचुअल फंड्स के वहां पर ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। बट माई कैम्प सिर्फ अपने ही क्लाइंट्स का दिखाता है, जैसे कि उसके क्लाइंट्स कौन है, एसबीआई, एचडीएफसी, कोटक, ये 4-5 क्लाइंट्स के ही, आईसीआईसीआई, ये सबके ही क्लाइंट्स के वो दिखाता है, जबकि उसको सारे क्लाइंट्स के दिखाने चाहिए ताकि उसके ऐप का रीच ज्यादा बढ़े। गॉट इट? पेटीएम मनी और ईटी मनी सबका दिखाता है, इसीलिए देखिए कितने डाउनलोड्स भी होते हैं इनके। कैम्स को इस चीज पे जरूर फोकस करना चाहिए, सिर्फ अपने क्लाइंट्स पे फोकस नहीं करना चाहिए, उनको दूसरे के क्लाइंट्स की भी डालने चाहिए ताकि उनका रेवेन्यू उससे बढ़ सके। इंश्योरेंस सेगमेंट में आपको बता ही चुका हूं, अगर इंश्योरेंस पे अगर प्रॉपरली फोकस करे तो एनएसडीएल को पछाड़ सकती है। इतना आसान नहीं है एनएसडीएल को पछाड़ना, बट फिर भी पछाड़ सकती है, क्योंकि 39% शेयर तो, मार्केट शेयर तो इनके पास ही है ई इंश्योरेंस पॉलिसीज का, और 45% एनएसडीएल के पास है। मैं आपसे वादा करता हूं मैं आपको ऐसी ही क्वालिटी कंटेंट देता रहूंगा, लेकिन मुझे भी आपसे वादा चाहिए कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करेंगे वीडियो पे, ताकि लोगों तक प्रॉपरली इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और आपको वादा करना होगा, आप मेरी वीडियो एंड तक देखेंगे ताकि आप आधी नॉलेज लेके ना जाए, पूरी नॉलेज लेके जाए। भले ही मेरी वीडियो लेंथी हो जाती है, बट प्लीज पूरी नॉलेज लेके जाइए। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप यहां तक आ गए हैं तो प्लीज हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है। और मैं आपको एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो गलत डिसीजन ना ले सके। और कमेंट्स में बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, कैसी लगी आपको वीडियो, क्या चेंजेस चाहिए, क्या आपको एनालिसिस चाहिए, हर एक चीज के बारे में मैं आपको आगे अपडेट्स देता रहूंगा। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, जय हिंद।